हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे हम लोग और इसमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन कर रहे थे, जिसमें से आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवलेंट सॉलिड को हम लोग डिस्कस किए थे। एक लास्ट कैटेगरी जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वह है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो इसी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में जो है आज हम लोग डील करने वाले हैं। तो यह जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वह किस आधार पे पढ़ रहे थे? तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नेचर और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच ऑपरेटिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फिर जो भी अट्रैक्टिव फोर्स था उस आधार पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वे क्या होंगे? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर नोबल गैस का एटम, एटम्स ऑफ नोबल गैसेस। यहाँ ऑपरेटिंग फोर्स क्या होगा? तो ऑपरेटिंग फोर्सेस में यहाँ या तो वैन-डर-वाल्स फोर्स हो, वैन-डर-वाल्स फोर्स हो या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड हो। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स और द एटम्स ऑफ नोबल गैसेस विच आर हेल्ड टुगेदर बाय वैन-डर-वाल्स फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड हुए जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नोबल गैस के एटम या फिर कोई मॉलिक्यूल्स होंगे और जो ऑपरेटिंग फोर्स होगा उन पार्टिकल्स के बीच वह या तो वैन-डर-वाल फोर्स होगा या हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। यह जो मॉलिक्यूल वर्ड है पता है हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोवेलेंट के लिए। हाँ, NaCl लिखा हुआ है तो सोडियम क्लोराइड को आप मॉलिक्यूल बोलोगे या ठीक नहीं है, बोला ही नहीं जाता है। आयनिक कंपाउंड है ना, तो आयनिक जो होते हैं उनको कंपाउंड बोला जाता है। तो सोडियम क्लोराइड इज ए कंपाउंड नॉट ए मॉलिक्यूल। लेकिन वही हम CO2 लिखें तो आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड नहीं बोलेंगे। या CO2 कंपाउंड नहीं है बल्कि CO2 का मॉलिक्यूल है और यह NaCl कंपाउंड है। समझ गए? तो ये मॉलिक्यूल बेसिकली इस्तेमाल होता है कोवेलेंट नेचर के जो कंपाउंड होते हैं उसके लिए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ आप जो मॉलिक्यूल्स हैं वे कोवेलेंट हैं और कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो केमिकल बॉन्डिंग में जो है हमने पढ़ा है क्लास 11th में कि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूल जिनका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है और दूसरे होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिनका डायपोल मोमेंट 0 होता है। तो अब चूँकि मॉलिक्यूल दो प्रकार के हैं, पोलर और नॉन पोलर, तो उस हिसाब से उनके बीच का ऑपरेटिंग फोर्स भी अलग होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से मॉलिक्यूलर सॉलिड का फिर से अलग क्लासिफिकेशन हो जाना है, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स पोलर हैं, नॉन पोलर हैं, तो उस हिसाब से अलग अलग फोर्स भी ऑपरेट होगा उनके बीच। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में ही पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये तीन होते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब जो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि HBr है, HCl है, HI है, SO2 है, NH3 है, ये सभी पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैं। हालांकि से इसमें से एग्जिस्टेंस बेसिकली गैसियस नेचर का है या फिर कोई लिक्विड नेचर का है, इस टाइप का। तो हम लोग यहाँ सॉलिड फॉर्म लेकर के चलेंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब यहाँ जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वे बेसिकली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जैसे H2, O2, I2 ऐसे, या इसी में हम लोग हीलियम, नियॉन माने नोबल गैस के एटम को कंसीडर कर सकते हैं।
और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लायक मॉलिक्यूल हो, मतलब वह मॉलिक्यूल जिसमें कंस्टिट्यूएंट एटम हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के अलावे तीनों में से कोई एक हो, जैसे HF, H2O, NH3 एट्सेट्रा। NH3 को वहीं लिखे हम लोग ऐसे। अब पोलर मॉलिक्यूल है तो हम लोग जानते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑपरेट होता है पोलर मॉलिक्यूल के बीच, वह होता है डाइपोल डाइपोल फोर्स। मतलब ये HBr का एक मॉलिक्यूल है, फिर से HBr का एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ H पे प्लस Br पे माइनस, H पे प्लस Br पे माइनस। तो एक HBr के मॉलिक्यूल में देखो दो इंड है, प्लस और माइनस, तो दो इंड है मतलब दो पोल है, इसलिए डाइपोल कहलाता है। ये भी क्या कहलाएगा? डाइपोल। अभी दोनों का प्लस माइनस के बीच यहाँ अट्रैक्शन होगा और जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वह दो डाइपोल के बीच लग रहा है, दैट्स वाई इस फोर्स का नाम हो गया डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। ऐसे तो पोलर मॉलिक्यूल से बने हों और उन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो ऑपरेटिंग फोर्स है वह डाइपोल डाइपोल है, तो फिर ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएंगे। नॉन पोलर में जो यहाँ होता है वह क्या होता है? डिस्पर्सन फोर्स। इसी को लंदन फोर्स बोलते हैं या इसी को इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स बोलते हैं ऐसे। तो इसमें से मान लो कि आयोडीन के ऐसे कई मॉलिक्यूल हैं। अब चूंकि ये दोनों एटम सेम ही है तो यहाँ चार्ज का डेवलपमेंट होगा, लेकिन एक टेम्पररी मोमेंट के लिए होगा, इंस्टेंटेनियसली होगा। तो उस केस में फिर यहाँ जो ऑपरेटिंग फोर्स होगा वह डिस्पर्सन फोर्स, मतलब वैन डर वाल फोर्स का कंप्लीट नॉलेज जो केमिकल बॉन्डिंग और स्टेट्स ऑफ मैटर में आप पढ़े हो। और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड तो एकदम अलग ही टाइप के हो गए। जैसे इसमें से जो बर्फ़ होता है, आइस, H2O से बना है, और इसमें हम लोग जानते हैं कि जो H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वे हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं ऐसा। तो ये कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो बेसिकली यही क्लासिफिकेशन है। बोले तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन है उसमें से दो ही चीज़ हम लोग को याद रखना है कि उस सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नेचर क्या है और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का फिर ऑपरेटिंग फोर्स क्या है। ठीक, तो सब इस तरह से हम लोग देख लिए। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएंगे, तो यदि सब्जेक्टिव के रूप में आया तब तो डायरेक्ट कि पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में बनता है ना, तो ऑब्जेक्टिव में अभी तक का क्वेश्चन जो पूछे गए हैं टॉपिक से वह बेसिकली कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का नेचर। हाँ, जैसे बोलेगा कि आइस का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, ऑप्शन दे देगा एटम, मॉलिक्यूल, आयन, अब मॉलिक्यूल में भी पोलर नॉन पोलर ऐसे। तो आइस का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल H2 और H2O चूँकि पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर यहाँ लिखेंगे। या फिर ऐसे कि आइस एक पोलर कोवलेंट सॉलिड है तो इसमें ऑपरेटिंग फोर्स क्या है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऐसे करके क्वेश्चन जो है एग्जाम में टॉपिक से पूछा जाता है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हम लोग कर लिए। हर एक पॉइंट को काफ़ी डीपली ऐसे ही नोट्स में लिखा गया है, वहाँ से पढ़ोगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। तो नेक्स्ट टॉपिक अब इसमें जो है क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्रिस्टल लैटिस, इसी को जो है स्पेस लैटिस बोलेंगे और इसी के अंतर्गत आ जाएगा यूनिट सेल। ठीक, देखो ये जो लैटिस वर्ड है ना, इस लैटिस वर्ड का मतलब होता है अरेंजमेंट। अब हम लोग पढ़ें कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वह एक डेफिनिट ज्योमेट्रिक पैटर्न में होता है और साथ ही साथ वह अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल स्पेस में ऑब्जर्व किया जाता है। मतलब ये पार्टिकल्स 3 डायमेंशनली अरेंज होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो। तो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो एक रेगुलर अरेंजमेंट है 3D स्पेस में,
उसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। अरे लैटिस का मतलब अरेंजमेंट, क्रिस्टल तो जान ही रहे हो जिसका डेफिनिट शेप है। तो डेफिनिट शेप है तो उनके पार्टिकल्स का एक डेफिनिट अरेंजमेंट के चलते, तो वही जो अरेंजमेंट होगा 3D स्पेस में उसी को क्रिस्टल लैटिस बोला जाएगा और उसी को हम लोग स्पेस लैटिस भी बोलते हैं। सो द रेगुलर अरेंजमेंट और ordered arrangement of constituent particles of a crystalline solid in 3D space is called crystal lattice और space lattice। और ये जो पूरा क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस है ना, यह बेसिकली इंटायर क्रिस्टल के अरेंजमेंट को बतलाता है। अब उसी इंटायर क्रिस्टल में यदि हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करेंगे, एक स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करेंगे, तो वह स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाता है यूनिट सेल। और उस अरेंजमेंट में, उस क्रिस्टल लैटिस में या उस स्पेस लैटिस में या फिर उस यूनिट सेल में जो पोजीशन होता है पार्टिकल का, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट या उसी को हम लोग बोलते हैं लैटिस साइट। फिगर से इसको समझते हैं हम लोग। अभी तो बस वर्बली हम लोग समझे कि जो 3D अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का स्पेस में, वही है स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। इसको कैसे हम लोग फिगर बना करके समझेंगे, ध्यान से देखोगे। जनरली जो पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, उनका अरेंजमेंट क्यूबिकल 3D स्पेस में होता है। तो क्यूब टाइप का अरेंजमेंट हम लोग दिखलाएंगे। जनरली हेक्सागोनल भी होता है, लेकिन उसको देखेंगे आगे हम लोग। अभी क्यूबिकल, तो उसके लिए क्या करोगे, एकदम ध्यान से समझना है कि ऐसा आप क्यूब बनाओगे। अभी तो एक स्क्वायर बन रहा है ऐसे, इसी में से एक परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो क्यूब बनाने के लिए फिर ऐसा तरीका अपनाएंगे हम लोग। इसको मिला दो, तो मिला देने से ये बन जाना है एक क्यूब ऐसा। ध्यान रहे, आप जब कॉपी में बनाओगे ना, तो इसी क्यूब को ऐसे मत बना देना। ऐसे मतलब जैसे एक स्क्वायर बनाए थे, तो इसको ऐसे बीचों बीच से काट के नहीं बनाना है। देखो है दोनों क्यूब ही, लेकिन अंतर है। अंतर क्या है कि यहाँ आप ये जो पहले स्क्वायर बनाए थे, इसका एकदम बीचों बीच से काट दिए इसको। हम यहाँ बीचों बीच से नहीं काटे थे। ये देखो जो पहले स्क्वायर बना, इसका बीचों बीच यहाँ होगा, हम यहाँ से नहीं काटे हैं, थोड़ा ऊपर से लिए थे इसको। तो ऐसे ही लोगे, थोड़ा ऊपर से इसको लेना है, ऐसा ध्यान रखोगे तभी बनेगा। इस बात का खास ख्याल रखना है। तो ऐसे आप एक परफेक्ट क्यूब बना दिए। ये परफेक्ट क्यूब ड्रॉ करने के बाद क्या करोगे कि सबको मिड से मिलाओगे। मिड से मतलब जैसे यहाँ मिड हुआ इसका मिड यहाँ है, तो ऐसे इसको डॉटेड से मिलाया जाए ऐसे। वैसे ही चारों तरफ इसको मिलाना है। ऐसे नीचे जा कर के इसको यहाँ मिला दो, सेम वे में इधर मिला दो, और वैसे ही फिर यहाँ ऐसे, इस तरह से। ठीक, अब ऐसा मिलाने के बाद देखोगे, अब ये 3 लाइन हुए ना, 3 वर्टिकल लाइन, ये एक, फिर डॉटेड से मिलाए 2, फिर एक ही 3। वैसे 3 इधर भी है, 1, ये हुआ 2 और ये हुआ 3। क्या करेंगे, तीनों लाइन का मिड पॉइंट लेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट समझो, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये लाइन हुआ ना, तो यहाँ से यहाँ तक का मिड पॉइंट बीचों बीच, तो यहाँ से यहाँ तक में बीचों बीच अपने हिसाब से देखोगे तकरीबन यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ ले लें। वैसे इसको करोगे, यहाँ से यहाँ तक का मिड पॉइंट देखोगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो इसका मिड पॉइंट तकरीबन यहाँ होना चाहिए। और एक लास्ट ये वाला लाइन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसका मिड पॉइंट जो है इस जगह पे होगा ऐसे। सेम इधर काम करोगे कि यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक का है तो इसका मिड पॉइंट, और फिर यहाँ से यहाँ तक का है तो इसका मिड पॉइंट, और सामने सामने मिला दोगे तो देखो ये वाला मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट सामने सामने आ जाएगा, मिल गया। वैसे ये वाला मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट सामने सामने आ जाएगा, तो इसको यहाँ मिला दो। और वैसे ही लास्ट में ये वाला मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट सामने सामने आ गया, तो इसको ऐसे
और ऐसा करने के बाद फिर इसको यहाँ से मिला दोगे, ये तीनों पॉइंट को ऐसा मिलाओ और ये तीनों पॉइंट को ऐसा ही मिलाओ, ऐसे। तो जैसे अभी ये 6 वर्टिकल लाइंस को आपस में मिलाए जो अपोजिट थे, उसी प्रकार से अब हॉरिजेंटल लाइंस को भी मिलाएंगे। ये 3 ऊपर वाले लाइन 1 2 3 और फिर 1 2 3 सबका मिड पॉइंट लो। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मिड पॉइंट, तो यह मिड पॉइंट तकरीबन इस जगह पे होगा। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मिड पॉइंट, तो ये मान लो तकरीबन यहाँ है। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मिड पॉइंट, तो इसको मान लो यहाँ। सेम नीचे भी करोगे कि यहाँ से यहाँ तक का मिड पॉइंट लोगे तो इस जगह पे आ जाएगा, फिर इसके लिए लोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, फिर इसके लिए लोगे तो यहाँ। स्केल से मेजर करोगे परफेक्ट आएगा। अभी सबको मिला दो, तो यहाँ आ गया, मतलब कि मिड पॉइंट इस जगह पे होना है। वैसे इसको मिलाओगे तो यहाँ मिल गया। अब ऐसे इसको मिला दो तो यहाँ मिल गया, ऐसे। फिर क्या करना है, ये तीनों को ऐसे, ये तीनों को ऐसे मिला देना है। उसके बाद देखो बीच में 3 पॉइंट्स और आएंगे, ये 1 यहाँ 2 और एक यहाँ 3, तो ये तीनों को भी आपस में मिला ही दो, ऐसा। अब देखो मिलाने के बाद क्या अरेंजमेंट दिख रहा है। तो यह जो अरेंजमेंट दिखा, दिस इज या पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। इस पूरे फिगर को हम लोग बोलने वाले हैं क्या, क्रिस्टल लैटिस। मतलब किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है 3D स्पेस में, वैसे ही रहता है। देखो पूरा अरेंजमेंट या नहीं है, ये भी एक पार्ट है। मतलब ये क्यूब देख रहे हो ना, ये अरेंजमेंट ऊपर ऐसे आगे बढ़ेगा, इस तरफ भी ऐसे आगे बढ़ेगा, नीचे भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, सामने की तरफ भी आएगा, ऐसे। मैंने एक बॉक्स समझ लो, कोई बक्सा है तो बक्सा को ले लो, अब ले लो तो उसको हर तरफ से फिर उसको फैलाते जाओ, ऐसे हर तरफ से, तो पूरा फैलते जाएगा। और वही पूरे क्रिस्टल का अरेंजमेंट होता है। क्यूबिकल है और क्यूबिकल 3D शेप होता है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट इसमें तीनों चीज़ होता है, इसलिए इसको 3D अरेंजमेंट हम लोग बोल सकते हैं। तो यह हो गया क्रिस्टल लैटिस। अब इसी क्रिस्टल लैटिस में जो है इन पोजीशंस पे होंगे पार्टिकल्स। जिन पोजीशन को ऐसे गोल किया जा रहा है, यहाँ पार्टिकल्स होंगे। इसके अलावे भी कहीं हो सकते हैं, लेकिन अभी तो दिखाया जा रहा है यहाँ ऐसे। सो दीज आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो पोजीशन है क्रिस्टल लैटिस में या स्पेस लैटिस में, वह पोजीशन कहलाता है लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट। तो यही सब को पोजीशन को देखो, ये सब जो गोल गोल किए हैं ये है पार्टिकल, लेकिन ये जो पोजीशन है जहाँ वह पार्टिकल है टिका हुआ, तो यह पोजीशन कहलाएगा लैटिस पॉइंट, ऐसा। तो यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल का बात तो अभी तक कहीं आया ही नहीं, तो आएगा। देखो यूनिट सेल को ज़रा, इसी फिगर में थोड़ा सा हम यहाँ कलाकारी कर रहे हैं, देखोगे एक को ऐसे हम डार्क कर रहे हैं, ऐसा। इस तरह से ऐसा। और फिर इसको यहाँ मिला देंगे। तो ये पूरा मिलाने के बाद देखो एक और छोटा सा क्यूब दिख गया है। ये जो पूरा मिलाए हैं देखो, एक छोटा सा क्यूब दिखा होगा। तो यह जो छोटा सा क्यूब दिखा है ना, ये बेसिकली इस पूरे इंटायर अरेंजमेंट का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है। मतलब ये पूरा एक बड़ा सा क्यूब तो दिख ही रहा है, इस बड़ा सा क्यूब के अंदर ही फिर सबसे छोटा सा क्यूब हुआ। तो यह जो सबसे छोटा पार्ट है इस पूरे क्रिस्टल लैटिस का, दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। मतलब इसको अलग दिखाओगे तो यह ऐसा दिखेगा,
देखो ऐसा ऐसे, और इसके हर एक कॉर्नर पे पार्टिकल्स हैं ऐसे ऐसे। तो यही यूनिट सेल है। अब ध्यान से देखो ज़रा, और ध्यान से देख करके बतलाओ कि यह जो एक यूनिट सेल बनाया गया है, ऐसे ऐसे कितने यूनिट सेल हैं पूरे में, मतलब कितने छोटे छोटे ऐसे क्यूब बन रहे हैं। मान लो इसको क्यूब नंबर 1, तो इसके जस्ट पीछे देखो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से भी एक बनेगा 2, इसके जस्ट बगल में देखो ये वाला 3, और इसके फिर पीछे देखो 4, 4। अब ज़रा ऊपर आओ, इसके जस्ट ऊपर ये वाला है ऐसे, तो ये हो गया 5, फिर इसके जस्ट पीछे 6, इसके बगल में 7 और इसके बगल में 8। तो इस पूरे एक इंटायर अरेंजमेंट में जो है टोटल 8 यूनिट सेल बने, 8 स्मॉलेस्ट क्यूब्स इसमें बन रहे हैं, और यही जो है इसमें क्या कहलाते हैं, यूनिट सेल कहलाते हैं। तो अब डेफिनेशन एक बार फिर से समझ लो। क्रिस्टल लैटिस हुआ किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका 3D अरेंजमेंट। तो वह 3D अरेंजमेंट बेसिकली इसी टाइप का होता है, क्यूब टाइप का। तो ऐसा अरेंजमेंट चूँकि पूरे क्रिस्टल में होता है, तो इस इंटायर अरेंजमेंट का एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट यदि लोगे तो वह सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कहलाता है उसके लिए यूनिट सेल। अब यूनिट सेल में पार्टिकल का जो पोजीशन है, या पूरे क्रिस्टल लैटिस में जो पार्टिकल का पोजीशन है, उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट। समझ गए? तो यूनिट सेल का क्या डेफिनेशन देंगे कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन प्रोड्यूसेस या कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस, कि पूरे स्पेस लैटिस का एक छोटा पार्ट जिसको बार बार यदि रिपीट किया जाए तो रिपीट करने के बाद फिर से वही क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा। जैसे पूरे क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा पार्ट यूनिट सेल हुआ ना, अब इसी को हम लोग 8 बार रिपीट करेंगे तो पूरा अरेंजमेंट मिल जाएगा, तो यह पूरा अरेंजमेंट फिर से क्रिस्टल लैटिस बन गया ऐसा। और फिर द पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। तो क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस, यूनिट सेल और लैटिस पॉइंट कंसेप्ट को क्लियर रखोगे, और नहीं तो एक बेसिक सा एग्जाम्पल से आप समझ लो। जैसे एक क्लासरूम है, तो उस क्लासरूम में जो पूरे क्लासरूम का अरेंजमेंट है मतलब देखते हो ना कि क्लासरूम में जो बेंच डेस्क लगे हुए रहते हैं एक ऑर्डर में रहते हैं, क्रमबद्ध तरीके से रहते हैं। एक साइड गर्ल्स का बैठना है, एक साइड बॉयज़ का बैठना है, चेयर का अलग रखने का जगह होता है, सामने स्टेज अलग है, बोर्ड अलग लगा हुआ है। तो यह जो एक अच्छा खासा अरेंजमेंट होता है पूरे क्लासरूम का, तो इस पूरे क्लासरूम के अरेंजमेंट को आप बोल दो क्रिस्टल लैटिस। अब वो क्लासरूम में जो बेंच डेस्क लगे हुए हैं, मान लो कि 20 बेंच डेस्क लगे हुए हैं, तो ये 20 बेंच डेस्क का जो इंटायर अरेंजमेंट होगा वो क्लासरूम तैयार किया। तो उसमें से यदि एक बेंच डेस्क को आप लोगे, एक बेंच और एक डेस्क अटैच्ड हो चाहे अलग हो, तो वह एक बेंच डेस्क कहलाएगा यूनिट सेल। वह उस पूरे क्लासरूम के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट होगा। और वही एक बेंच डेस्क को यदि आप बार बार रिपीट करोगे तो फिर से पूरा क्लासरूम का 20 बेंच डेस्क का अरेंजमेंट मिल जाएगा। तो पूरे क्लासरूम का अरेंजमेंट क्रिस्टल लैटिस, उसमें एक बेंच और डेस्क कहलाया यूनिट सेल। जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वे स्टूडेंट्स हुए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और स्टूडेंट जहां बैठे हुए हैं उनका पोजीशन कहलाएगा लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। तो एग्जांपल से समझ लेना था, कोरिलेट करोगे साफ साफ मिल जाएगा। पूरा अरेंजमेंट क्रिस्टल लैटिस, तो पूरे क्लासरूम को क्रिस्टल लैटिस बोल दिए। इसका सबसे छोटा पार्ट माने पूरे क्लासरूम का एक बेंच डेस्क यूनिट सेल, उसमें जहाँ पार्टिकल है तो पार्टिकल मतलब स्टूडेंट्स, और जहाँ वे बैठे हैं जो पोजीशन है वही लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कहलाएगा। समझ गए? तो कंसेप्ट को क्लियर रखना है। क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल को कंफ्यूज नहीं करना है। क्रिस्टल लैटिस का ही छोटा पार्ट हुआ वह यूनिट सेल, सबसे छोटा पार्ट हो गया। अच्छा, अब एक यूनिट सेल को जो है ना क्लासीफाई किया जाता है, तो उसके लिए यूनिट सेल को कैरेक्टराइज हम लोग कैसे करते हैं सो देखना। एक यूनिट सेल को कैरेक्टराइज कैसे करते हैं। कोई क्यूबिक यूनिट सेल यदि हम लोग कंसीडर करें तो क्यूबिक यूनिट सेल मतलब कि ऐसा एक क्यूब बन जाना है।
ऐसे। ऐसा। अब यह जो क्यूब बना, तो एक क्यूब में एक क्यूब हैज सबसे पहले वन बॉडी, पूरा का पूरा एक बॉडी इसका हो गया, 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हो गए। उसके बाद 6 फेसेस, 6 फेस हो गए। 6 फेस में नंबरिंग भी कर सकते हो, जैसे ही मान लो ऊपर वाला फेस 1, नीचे वाला 2, इधर वाला 3, ये 4, एक ही सामने वाला 5, एक ही पीछे वाला 6, ऐसे। तो 6 फेसेस हो गए, एक टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, रियर और पीछे हो गया बैक, ऐसे। उसके बाद 12 एजेज, 12 एज होते हैं। एज किनको बोला जाता है? देखो ये जो लाइन खींच रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज, ये एज कहलाता है। तो ऐसे से गिनोगे तो 12 लाइन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे 12 एजेज। ठीक। अब इसी में हम क्या करते हैं, 3 एक्सिस लेते हैं। चूँकि यह 3D है तो 3 एक्सिस तो बनाया ही जा सकता है, ऐसे। इसको मान लो एक्स एक्सिस, इसको मान लो वाई एक्सिस, इसको मान लो जेड एक्सिस। यहाँ ओरिजिन है, इस ओरिजिन को मान लो ओ। ठीक। अब इसमें से ओरिजिन से एक्स एक्सिस के तरफ जो आया है यहाँ, मतलब ये वाला एज, यहाँ लिख लो ए, फिर ई जो यहाँ गया है इसको लिख लो बी, और ई जो यहाँ गया है इसको लिख लो सी। और यहाँ से लिख लो ओ ए बराबर स्मॉल ए, ओ बी बराबर स्मॉल बी, ओ सी बराबर स्मॉल सी। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सी। तो ये जो ए बी और सी हुए, ये बेसिकली एज का लंबाई है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एज लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? एज लेंथ बोलते हैं। ये तीनों एज हुए। उसके बाद फिर 2 एज के बीच का एंगल, तो ए के सामने का ये जो एंगल है, इस एंगल को मान लिया जाए अल्फ़ा। मतलब कि यहाँ से लिखोगे तो एंगल देखो बी ओ सी इज अल्फ़ा, फिर बी के सामने वाला एंगल मान लो बीटा, तो बीटा हो गया ए ओ सी, तो एंगल ए ओ सी इज़ द बीटा। और सी के सामने जो एंगल है ए ओ बी, दिस वन, इसको मान लो गामा, तो एंगल ए ओ बी इज़ द गामा। ठीक। तो एक क्यूबिक यूनिट सेल है, उसका पूरा एक बॉडी हुआ, 8 कॉर्नर्स हुए, 6 फेस हुए, 12 एज हुए। एज लेंथ को हम लोग स्मॉल ए बी और सी से दिखाते हैं, और 2 एजेज के बीच का जो एंगल होता है उसको अल्फ़ा, बीटा और गामा से। तो यह जो एज लेंथ है और यह जो एंगल्स हैं, इन्हीं एज लेंथ और एंगल को बोला जाता है उस यूनिट सेल का पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। तो अलग अलग प्रकार की यूनिट सेल हैं, उनका क्लासिफिकेशन किस आधार पे है, क्या क्लासिफिकेशन है? तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन होता है यूनिट सेल का, वह ऐसे एज लेंथ और जो एंगल्स है उस आधार पे। इसके अलावे जो यहाँ देखें बॉडी, कॉर्नर, फेस और एज, तो इन जो पोर्शन पे है पार्टिकल का पोजीशन, उसके आधार पे भी, मतलब किसी किसी यूनिट सेल में पार्टिकल बॉडी पे होता है, कॉर्नर पे होता है, फेस एज पे नहीं होता है। किसी किसी यूनिट सेल में पार्टिकल कॉर्नर पे होते हैं, फेस पे होते हैं, एज में नहीं होते हैं। तो ये पार्टिकल का अलग अलग जगह पे जो प्रेजेंटेशन या फिर जो प्रेजेंस होता है, उस आधार पे भी यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन है। तो अभी का इस लेक्चर में जो हम लोग देखे, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, उसके बाद यूनिट सेल, और यूनिट सेल का कैरेक्टराइजेशन कि यूनिट सेल को कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, तो एज लेंथ ए बी सी और एंगल अल्फ़ा बीटा गामा के आधार पर। क्या है ये डिटेल में यहाँ हम बता दिए, बस इसको दिमाग में फिट रखोगे, क्योंकि इसी के आधार पे नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जो है आगे पूरा करने वाले हैं, और क्वेश्चन इससे आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वाह। तो वह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।